डेट म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स कैसे काम करता है सोचा है? नहीं भी सोचा तो मैं हूं ना। कभी आपने सोचा है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड्स में, तो उसकी जर्नी कैसी होती है और वो टैक्स पर आकर कैसे रुकती है? कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इन पर रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और इन रिटर्न्स का टैक्सेशन कैसे दिखता है। तो चलें, सबसे पहले ये समझते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये फंड्स लो रिस्क या लो टू मॉडरेट रिस्क होते हैं और फिक्स्ड रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है मिटिगेट इम्पैक्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड और प्रेडिक्टेबल इनकम अपॉर्चुनिटीज। एफडी जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कंपैरिजन में इनके रिटर्न्स थोड़े बेटर हो सकते हैं, पर इनमें एफडी से ज्यादा रिस्क हो सकता है। इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में इनमें मार्केट का उतार चढ़ाव कम होता है। जस्ट लाइक अदर म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड से आए हुए रिटर्न्स भी टैक्स्ड होते हैं। ये टैक्सेशन दो तरह से किया जा सकता है, कैपिटल गेन्स के बेसिस पर और आईडीसीडब्ल्यू के थ्रू। अब इन्हें डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि कैपिटल गेन्स क्या होते हैं। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं और उससे प्रॉफिट होता है, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, कैपिटल गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस। कैपिटल गेन्स भी दो तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, जब आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड एक साल से कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं, उससे आए हुए रिटर्न्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और जब आप इक्विटी फंड्स को एक साल से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं, तो उससे आए हुए रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। पर एसटीसीजी और एलटीसीजी टैक्स डेट म्यूचुअल फंड्स में कैसे अप्लाई होता है? अप्रैल 1, 2023 के पहले अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल से कम होता था, तो आपको एसटीसीजी देना पड़ता था अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। पर अप्रैल 1, 2023 के बाद से अगर आपके म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी एक्सपोजर 35% से कम है, तो आपके गेन्स शॉर्ट टर्म माने जाएंगे। मतलब आपका होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो, आपके रिटर्न्स आपके टैक्स स्लैब पर ही टैक्स्ड होंगे। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 3 साल बाद आपको मिला 1.5 लाख, यानी कि 50,000 का रिटर्न। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, आफ्टर अप्रैल 1, 2023 टैक्सेशन आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा। मान लेते हैं कि आप 30% टैक्स स्लैब में हैं, तो अब आपका टैक्स होगा 30% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 15,000 रिगार्डलेस ऑफ योर होल्डिंग पीरियड। मतलब आपको मिलेगी 1,35,000 आफ्टर टैक्सेस। अब जानते हैं कि आईडीसीडब्ल्यू क्या होता है। आईडीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। पहले इसे डिविडेंड ऑप्शन कहते थे। आईडीसीडब्ल्यू का मतलब है आपके म्यूचुअल फंड ने जो भी प्रॉफिट कमाया है, उसका एक हिस्सा आपको रेगुलर बेसिस पर वापस किया जाता है। ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में मंथली, क्वार्टरली या किसी फिक्स्ड इंटरवल पे आता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये इनकम पहले तो गारंटी नहीं होती, दूसरा फंड के परफॉर्मेंस और अवेलेबल सरप्लस पे डिपेंड करती है। लेकिन ये आईडीसीडब्ल्यू लेने का इम्पैक्ट क्या होता है? जब आपको आईडीसीडब्ल्यू मिलता है तो फंड का एनएवी उसी अमाउंट से गिर जाता है, यानी फंड आपके कैपिटल में से पैसा काट के दे रहा है। आईडीसीडब्ल्यू को आपकी टोटल इनकम का हिस्सा माना जाता है और इसीलिए उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। अगर साल भर में आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम से आईडीसीडब्ल्यू ₹5,000 से ज्यादा हो जाए, तो 10% टीडीएस भी कटता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक साल में ₹10,000 आईडीसीडब्ल्यू मिला। ये 5,000 से ज्यादा है, तो सबसे पहले 10% टीडीएस कटेगा। अब मान लेते हैं कि आप 20% टैक्स स्लैब में हैं, जो और 1,000 रुपए होगा, तो आपको और टैक्स देना पड़ेगा। आपको टोटल आईडीसीडब्ल्यू ₹10,000 पर 20% स्लैब के हिसाब से ₹2,000 टैक्स देना है। लेकिन ₹1,000 टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो आपको और ₹1,000 टैक्स पे करना होगा। सो आपका टोटल अमाउंट बचा ₹8,000। बेसिकली आईडीसीडब्ल्यू एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है, लेकिन उसका टैक्स ट्रीटमेंट आपके स्लैब के अकॉर्डिंग होता है। अब ये सब देख लिया, लेकिन मोस्टली लोग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए अब आपके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दूंगी। एसआईपी में टैक्स कैसे लगता है? एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर एक इंस्टॉलमेंट एक नया इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब है कि हर एसआईपी का अपना होल्डिंग पीरियड होता है।
रिडम्पशन के टाइम पर SIP में FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल अप्लाई होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। अज्यूम करते हैं कि आपने जून 2024 में SIP स्टार्ट की और उसके लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट दी है अभी, यानी कि जुलाई 2025 में। इन केस आप ये SIP अभी रिडीम करने जाएंगे तो जून 2024 वाली इंस्टॉलमेंट है वो 1 साल पुरानी है और इसीलिए उस पर LTCG लगेगा, जबकि रीसेंट इंस्टॉलमेंट सिर्फ 1 महीना पुरानी है तो उसके रिटर्न्स STCG के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे। अब जब आपको ये सब पता है तो देखते हैं कि आर डेट म्यूचुअल फंड्स फॉर यू। कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, डेट म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप 5 या 10% टैक्स स्लैब में हैं, आपको शॉर्ट टर्म में स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और रिटर्न चाहते हैं पर इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और अगर आपको कैपिटल पर लिमिटेड या मिटिगेटेड इम्पैक्ट चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड्स एक रिलेटिवली स्टेबल ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन नए टैक्स रूल्स को समझिए और याद रखिए, क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का सफर स्मार्ट प्लानिंग के साथ किया गया तो आप अपने टैक्स को बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बट एज यूजुअल, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।